क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, एबनॉर्मल वेरिएशन इन द साइज ऑफ आरबीसीज इज नॉन एज। आरबीसीज के आकार में असामान्य परिवर्तन को कहा जाता है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, माइक्रोसाइटिक, मैक्रोसाइटिक, एनाइसोसाइटोसिस या फिर ल्यूकोसाइटोसिस। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है, अगर हमारी जो आरबीसीज होती है, रेड ब्लड सेल्स, जो कि माइक्रोस्कोप में देखने पर अगर उसके साइज शेप आकार में अगर कोई परिवर्तन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, एनाइसोसाइटोसिस। जब भी आरबीसीज का साइज शेप आकार कलर चेंज हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एनाइसोसाइटोसिस। यहाँ पर दिया गया है माइक्रोसाइटिक। माइक्रोसाइटिक होता है, देखिए एक हमारा जो नॉर्मल आरबीसी होता है उसका साइज जो होता है वो होता है 7.2 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। ठीक है, तो जब भी हमारी आरबीसीज का साइज उससे कम हो जाता है, एक नॉर्मल साइज से कम हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोसाइटिक। ठीक है, अगर वहीं पर आरबीसीज का साइज शेप आकार जो है बड़ा हो जाता है, यानी कि 7.2 से ज़्यादा बड़ा हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं मैक्रोसाइटिक। ठीक है, तो और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है ल्यूकोसाइटोसिस। अभी हमारी जो डब्ल्यूबीसीज होती हैं, वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है, ल्यूकोसाइट्स जिनको हम बोलते हैं, तो उसका एक नॉर्मल वैल्यू होता है 4000 से 11000। ठीक है, जब भी इसका वैल्यू जो है 11000 से ऊपर हो जाता है, यानी कि ज़्यादा हो जाता है हमारी, तो उसको हम बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, ग्लासवेयर यूज टू मेजर 24 आवर यूरिन वॉल्यूम इज अ। 20 घंटे के मूत्र की मात्रा मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला कांच का बर्तन है। तो आपके ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए है वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, बीकर, सेफ्टी बल्ब या फिर ग्रेजुएटेड सिलेंडर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ग्रेजुएटेड सिलेंडर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, व्हिच पीस ऑफ ग्लासवेयर वुड नॉट गिव क्रिटिकल मेजरमेंट। यानी कि कांच के बर्तन का कौन सा टुकड़ा महत्वपूर्ण माप नहीं देगा। तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस हैं ग्रेजुएटेड सिलेंडर, बीकर, फ्लास्क या फिर नन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बीकर। बीकर जो है क्रिटिकल मेजरमेंट नहीं दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, द मैक्सिमम डेप्थ टू परफॉर्म अ हील पंक्चर ऑन अ न्यू बॉर्न इज। एक नवजात शिशु पर एड़ी पंक्चर करने के लिए अधिकतम गहराई कितनी होती है। आपके ऑप्शंस दिए गए यहाँ पे 0.5 mm, 2.0 mm या फिर 5.0 mm या फिर 2.5 mm। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 2.0 mm। जब भी बच्चे का ब्लड सैंपल निकाला जाता है न्यू बॉर्न बेबी में एडी से, तो उसकी जो अधिकतम गहराई कितनी होती है, 2.0 mm। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, द फर्स्ट ड्रॉप वाइप अवे आफ्टर परफॉर्मिंग अ स्किन पंचर टू। पहली बूंद त्वचा पंचर करने के बाद पोंछ दी जाती है। तो मतलब वो पहली बूंद को क्यों पोंछ दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है रिमूव पैथोजेंस, इंक्रीज ब्लड फ्लो, रिमूव लास्ट ईयर्स ऑफ एल्कोहल, ऑल द एबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ऑल द एबव। 6 है हमारा, व्हाट एरियाज ऑन अ इन्फेंट टेबल फॉर स्किन पंचर। शिशु के कौन से क्षेत्र त्वचा पंचर के लिए उपयुक्त है। यानी कि जो इन्फेंट बेबी होते हैं उनमें जो है स्किन पंचर करने के लिए कौन सी त्वचा को सुटेबल माना जाता है। आपके ऑप्शंस हैं फुट, हील, वेन या फिर फिंगर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, हील। एडी जो होता है बच्चों में वो ज़्यादा सुटेबल होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, व्हाट लेबोरेटरी डिपार्टमेंट स्टडीज एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस। प्रयोगशाला का कौन सा विभाग एंटीजन एंटीबॉडी प्रतिक्रिया का अध्ययन करता है। तो आपके ऑप्शंस हैं इम्यूनोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी या फिर बायोकेमिस्ट्री, कोगुलेशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी के अंतर्गत एंटीजन और एंटीबॉडी प्रतिक्रिया का अध्ययन किया जाता है। माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अध्ययन किया जाता है। बायोकेमिस्ट्री में जो बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड टेस्ट होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। और कोगुलेशन में कोगुलेशन वाले टेस्ट का अध्ययन किया जाता है, जैसे पीटी, एपीटीटी, बीटीसीटी, इन सभी टेस्ट का जो है अध्ययन कोगुलेशन के अंतर्गत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, द पर्पज ऑफ हीट फिक्स अ बैक्टीरियल स्मेयर इज टू। जीवाणु स्मेयर को गर्म करके ठीक करने का उद्देश्य है। ऑप्शंस हैं
प्रिवेंट सेल्स फ्रॉम वॉश्ड ऑफ ड्यूरिंग स्टेनिंग, एब्जॉर्ब द स्टेन मोर इजिली, या फिर बैक्टीरियल ग्रोथ, या फिर डिस्ट्रॉय द बैक्टीरियल सेल वॉल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, प्रिवेंट सेल फ्रॉम वॉश्ड ऑफ ड्यूरिंग स्टेनिंग। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, द टेस्ट मेजरिंग द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ आरबीसीज इज द। आरबीसीज की ऑक्सीजन वहन क्षमता को मापने वाला परीक्षण कौन सा है, यानी कि आरबीसीज की ऑक्सीजन वहन क्षमता को मापने के लिए कौन सा टेस्ट परफॉर्म किया जाता है लेबोरेटरी में। तो आपके ऑप्शंस हैं सीबीसी टेस्ट जो कि कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट होता है, बी है हमारा पीसीवी यानी कि पैक्ड सेल वॉल्यूम टेस्ट, या फिर ईएसआर, या फिर हीमोग्लोबिन टेस्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पीसीवी, पैक्ड सेल वॉल्यूम, जिसे हम हेमाटोक्रिट भी बोलते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, एन एमेच्योर न्यूट्रोफिल इज कॉल्ड। अपरिपक्व न्यूट्रोफिल को कहा जाता है। तो आपके ऑप्शन हैं यहाँ पे रेटिकुलोसाइट, ल्यूकोसाइटोसिस, बैंड सेल, या फिर माइक्रोसाइटिक सेल्स। जो हमारे एमेच्योर न्यूट्रोफिल होते हैं, जो कि पूरी तरीके से मैच्योर नहीं होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, बैंड सेल्स। क्या बोलते हैं उसको, बैंड सेल्स। यहाँ पे और भी ऑप्शंस दिए हैं जैसे रेटिकुलोसाइट। रेटिकुलोसाइट जो है क्या बोलते हैं, एमेच्योर आरबीसीज को देखने के लिए किया जाता है। और यहाँ पे दिया गया है ल्यूकोसाइटोसिस। ल्यूकोसाइटोसिस जो होता है वो होता है हमारा WBCs का हाई हो जाना, यानी कि 11,000 से ज़्यादा अगर वैल्यू है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइटोसिस। और एक यहाँ पे दिया गया ऑप्शन नंबर डी, माइक्रोसाइटिक सेल्स, यानी कि आरबीसीज का साइज एक नॉर्मल साइज से छोटा हो जाना, क्या कहलाता है, माइक्रोसाइटिक सेल। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, द टेस्ट काउंट्स द नंबर ऑफ इमेच्योर आरबीसीज इज द। यहाँ पे पूछा गया है परीक्षण अपरिपक्व आरबीसीज की संख्या की गणना करता है। आपके ऑप्शंस हैं रेटिकुलोसाइट, आरबीसीज काउंट, WBC काउंट, या फिर नन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, रेटिकुलोसाइट काउंट, जिसमें जो हम इमेच्योर आरबीसीज को इमेच्योर आरबीसीज की गणना करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, व्हिच टेस्ट डज नॉट मॉनिटर अ पेशेंट कोगुलेशन मैकेनिज्म। कौन सा परीक्षण रोगी के जमाव तंत्र की निगरानी नहीं करता है। तो आपके ऑप्शंस हैं प्लेटलेट्स, पीटी यानी कि प्रोथ्रोम्बिन टाइम, APTT यहाँ पे दिया गया है एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन नंबर डी, ACTH। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ACTH जो है एक कोगुलेशन मैकेनिज्म नहीं होता, ये एक हार्मोन टेस्ट होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, इरेथ्रोपोएटिन हार्मोन सेक्रेटेड बाय। इरेथ्रोपोएटिन हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है। तो आपके ऑप्शंस हैं लीवर, किडनी, स्प्लीन, या फिर बोन मैरो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, स्प्लीन। इरेथ्रोपोएटिन जो होता है एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो कि आरबीसीज की सरफेस पे पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, व्हाट इज डायमीटर ऑफ आरबीसीज। आरबीसीज का व्यास कितना है, यानी कि एक नॉर्मल आरबीसीज का साइज कितना होता है। मैंने पीछे भी एक क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो आपके ऑप्शंस हैं यहाँ पे 1 माइक्रोमीटर, 7.2 माइक्रोमीटर, 5.5 माइक्रोमीटर, या फिर 6.5 माइक्रोमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 7.2 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। ठीक है, एक नॉर्मल आरबीसीज का साइज कितना होता है, 7.2 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, हाउ मेनी लॉब्स नॉर्मली सीन न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल में सामान्यतया कितने लॉब्स देखे जाते हैं, यानी कि जब भी हम माइक्रोस्कोप में न्यूट्रोफिल्स को देखते हैं तो उसमें जो कितने लॉब्स दिखाई देते हैं। आपके ऑप्शंस हैं 3 लॉब्स, 4 लॉब्स, 5 लॉब्स, या फिर 7 लॉब्स। तो एक नॉर्मल न्यूट्रोफिल में जो है उसके लॉब्स कितने होते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 लॉब्स। ठीक है, तो एक नॉर्मल न्यूट्रोफिल में 3 लॉब्स पाए जाते हैं। ठीक है, वहीं न्यूट्रोफिल में जो है 3 से 7 लॉब्स भी देखने को मिलते हैं, जैसा कि अभी आप साइड में देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, प्लाज्मा विदाउट फाइब्रिनोजन इज कॉल्ड एज। फाइब्रिनोजन रहित प्लाज्मा को क्या कहा जाता है। तो आपके ऑप्शंस हैं ब्लड, प्लाज्मा, सीरम, वाटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी,
सीरम, यानी कि फिब्रिनोजन रहित प्लाज्मा को क्या कहा जाता है? सीरम, जिसमें फिब्रिनोजन नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, व्हाट इज द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इन ग्राम स्टेन? ग्राम स्टेन में ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया किस कलर का दिखाई देता है? तो जब भी हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को, तो उसमें जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं वो किस कलर के दिखाई देते हैं? आपके ऑप्शंस हैं पर्पल, ग्रीन, येलो या फिर रेड कलर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पर्पल कलर। पर्पल कलर का दिखाई देता है माइक्रोस्कोप में, जैसा कि अभी आप साइड में देख पा रहे होंगे। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है कुछ इस प्रकार दिखाई देते हैं पर्पल कलर के। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, व्हिच इज द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट इज डाइसैकेराइड्स? निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट डाइसैकेराइड्स है? आपके ऑप्शंस हैं लैक्टोज, गैलेक्टोज, ग्लूकोज या फिर फ्रैक्टोज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, लैक्टोज जो होता है वो एक कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि डाइसैकेराइड्स के अंतर्गत आता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, व्हिच मीडिया इज कॉमनली यूज्ड फॉर फंगल कल्चर? कवक संवर्धन के लिए सामान्यतया किस माध्यम का उपयोग किया जाता है? यानी कि जो फंगल कल्चर होता है वो कौन सी अगार में लगाया जाता है? वैसे तो अगार कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर ए है SDA अगार, ब्लड अगार, न्यूट्रिएंट अगार, चॉकलेट अगार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, SDA अगार। जो फंगल कल्चर होता है, फंगल कल्चर का टेस्ट जो है वो SDA अगार में परफॉर्म किया जाता है लेबोरेटरी में। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, बेस्ट मीडियम फॉर यूरिन कल्चर? मूत्र संवर्धन के लिए सर्वोत्तम माध्यम है, यानी कि यूरिन कल्चर टेस्ट परफॉर्म करने के लिए बेस्ट अगार कौन सी होती है? तो आपके ऑप्शंस हैं यहाँ पे ब्लड अगार, न्यूट्रिएंट अगार, क्लेड अगार या फिर मैक्योनकी अगार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मैक्योनकी अगार। यूरिन का टेस्ट परफॉर्म करने के लिए ज़्यादातर मैक्योनकी अगार का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, व्हिच विटामिन इम्पॉर्टेंट फॉर ब्लड क्लॉटिंग? रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन सा विटामिन महत्वपूर्ण है? तो आपके ऑप्शंस हैं विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन सी या फिर नॉन ऑफ देम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, विटामिन के, जो कि रक्त का थक्का जमाने के लिए महत्वपूर्ण होता है। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, व्हिच ग्राम स्टेन रिएजेंट एक्ट्स एन मॉर्डेंट टू बाइंड द स्टेन टू द बैक्टीरिया? कौन सा ग्राम स्टेन रिएजेंट बैक्टीरिया से दाग को बांधने के लिए एक मॉर्डेंट के रूप में कार्य करता है? वैसे तो ग्राम स्टेन में 4 रिएजेंट्स होते हैं, ठीक है, जिनको अलग अलग जो है नंबर दिया गया है। पहला होता है हमारा क्रिस्टल वॉलेट, दूसरा होता है ग्राम्स आयोडीन, थर्ड होता है एसीटोन और अल्कोहल, फोर्थ होता है हमारा सेफ्रेनिन। ठीक है। तो उसमें जो है 4 दिए गए हैं, चारों को अलग अलग सीक्वेंस वाइज दिया गया है। ठीक है। प्राइमरी स्टेन होता है मॉर्डेंट, और एक होता है हमारा डिकलराइजर, एक होता है हमारा काउंटर स्टेन। ठीक है। तो इसमें ये पूछा गया है कि मॉर्डेंट के रूप में कौन सा रिएजेंट जो है हम उपयोग करते हैं ग्राम स्टेन में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ग्राम आयोडीन। ग्राम आयोडीन जो होता है वो हमारा मॉर्डेंट के रूप में उपयोग किया जाता है ग्राम स्टेनिंग में। ठीक है। तो डिकलराइजर जो होता है वो हमारा एसीटोन और एल्कोहल होता है डिकलराइजर, और क्रिस्टल वॉलेट जो होता है वो होता है हमारा प्राइमरी स्टेन। ठीक है। प्राइमरी स्टेन जो होता है वो क्रिस्टल वॉलेट होता है, और काउंटर स्टेन जो बोलते हैं वो होता है हमारा सेफ्रेनिन। सेफ्रेनिन होता है काउंटर स्टेन। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स? लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण क्या कहलाता है? यानी कि जो भी हमारी रेड ब्लड सेल्स का निर्माण होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? आपके ऑप्शंस हैं मेटोसिस, हीमोपोएसिस, ल्यूकोसाइटोसिस या फिर इरेथ्रोसाइटोसिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, हीमोपोएसिस। यानी कि हमारी जो आरबीसीज होती हैं उनके निर्माण को क्या कहते हैं? हीमोपोएसिस। मेटोसिस जो होता है वो सेल्स को डिवाइड करता है, सेल्स डिवीज़न जो होता है उसको बोलते हैं मेटोसिस। ल्यूकोसाइटोसिस यानी कि WBC, यानी कि हमारी की जो ल्यूकोसाइट्स होते हैं WBC उनकी संख्या नॉर्मल से ज़्यादा हो जाना ल्यूकोसाइटोसिस कहलाता है। और इरेथ्रोसाइटोसिस जो यहाँ पे दिया गया है वो आरबीसीज का दूसरा नाम होता है इरेथ्रोसाइट, यानी कि इरेथ्रोसाइट का जो है
नॉर्मल से ज़्यादा हो जाना क्या कहलाता है? इरेथ्रोसाइटोसिस। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, ड्यूरिंग ब्लड डोनेशन द रिमूवल ऑफ ब्लड कंपोनेंट इज कॉल्ड। रक्तदान के दौरान रक्त घटकों को निकालने को कहा जाता है। देखिए, जब भी कोई पेशेंट जो है ब्लड डोनेट करता है तो उसमें से कुछ कंपोनेंट्स अलग किए जाते हैं, ठीक है। तो उस जो कंपोनेंट्स को अलग किया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पे, अपैरेसिस, साइटोपैरेसिस, या फिर प्लाज्मा पैरेसिस, या फिर ल्यूकोपैरेसिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अपैरेसिस, ठीक है। तो उसमें से जो है ब्लड के कंपोनेंट्स को अलग किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? अपैरेसिस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, द डिसीज कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड थ्रू ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड इज। यह रोग रक्त आदान के माध्यम से नहीं फैलता है, यानी कि जब भी हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाते हैं या फिर किसी पेशेंट का ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है तो उसमें जो है कौन सा ऐसा डिसीज़ है जो नहीं फैलता है एक से दूसरे व्यक्ति में? तो इसका आंसर जो है आप लोगों को जो हमें कमेंट करके बताना है, इसका राइट आंसर क्या होगा। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।